जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों अपन समझने वाले हैं सेट। तो अभी दोस्तों एक 23 मई को एक राजस्थान सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि राजस्थान की जो भी अब आने वाली वैकेंसीज हैं, आने वाली भर्ती हैं, उसमें सेट लागू होगा। तो सेट क्या है ये दोस्तों, इसको अपन समझने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें क्या बताया गया है सेट के बारे में, उसको अपन समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा अपन समझेंगे कि किन किन भर्तियों को इस सेट में शामिल किया गया है, किन भर्तियों को इस सेट में शामिल नहीं किया गया है। तीसरी चीज दोस्तों अपन यहाँ से समझेंगे कि सेट लागू होने के क्या फायदे हैं कैंडिडेट्स के लिए और सरकार के लिए। चौथी चीज दोस्तों अपन समझेंगे कि सेट के नुकसान क्या है, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्कीम अगर सरकार लाती है तो डेफिनेटली उसके फायदे तो होते ही होते हैं, फायदे के साथ साथ कुछ एक उसके नुकसान भी होते हैं। तो हालांकि नुकसान सरकार बताती नहीं है, लेकिन अपन इस वीडियो के माध्यम से नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों इस सेट को समझते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखते हो तो सेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई संशय आपके दिमाग में नहीं बचेगा। तो आइए इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी अगर किसी दोस्त के माइंड में कोई क्वेश्चन बचता है सेट से संबंधित तो निश्चित रूप से कमेंट कर सकता है, मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों सेट है क्या। तो सेट क्या है दोस्तों, तो एक बार सेट को अगर फुल फॉर्म अपन देख लिया जाए दोस्तों तो कॉमन एलिजिबल टेस्ट। कॉमन एलिजिबल टेस्ट का मतलब एक कॉमन सा सिंपल सा एक टेस्ट होता है, तो उसी को कहा जाता है सेट। तो सेट क्या है दोस्तों इसको अपन समझते हैं। पेपर कौन लेगा दोस्तों, ये सेट का जो पेपर होता है दोस्तों ये कौन लेगा। तो दोस्तों एक बोर्ड है अपना RSMSSB जो बोर्ड है दोस्तों, ये है इसका पेपर करवाएगा सेट का। पहली नंबर बात। दूसरी इससे आगे बढ़ते हैं अपन, गैर तकनीकी पदों के लिए लागू होगा दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो भी टेक्निकल वैकेंसियां निकलती हैं, जैसे दोस्तों आप ले सकते हो JN IN की निकलती हैं, या और भी जो भी टेक्निकल वैकेंसियाँ निकलती हैं जो साइंस बैकग्राउंड से संबंधित रखती हैं, जो भी टेक्निकल वैकेंसी है उन वैकेंसियों में सेट लागू नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है। नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ जो भी हैं उनमें ये लागू होगा। किन किन में लागू होगा, किन किन में नहीं, उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर से आप ध्यान रखिएगा टेक्निकल वैकेंसियों में ये सेट लागू नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेट में भाग लेना अनिवार्य है संबंधित भर्ती के लिए। कहने का मतलब दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है, मानो किसी भर्ती के अंदर सरकार कह रही है कि इस भर्ती के लिए सेट का पेपर आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, तो दोस्तों आपको सेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है उस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। मान लो आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और सरकार कह रही है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको सेट का एग्जाम उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक है, तो आपको सेट का पेपर देना ही होगा, तो ही आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भर पाओगे। इस बात को आप समझ सकते हो। तीसरा अपना बिंदु है दोस्तों, सेट के अंकों को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल आवेदन करने के लिए ही ये काम आएगा। तो इस चीज को आप समझ सकते हो। सेट मानो 100 नंबर का आपका सेट का पेपर होता है, 100 में से आपके चाहे 80 आओ, चाहे 90 आओ, चाहे 60 आओ, चाहे 50 आओ, सेट के जो भी अंक है वो मुख्य परीक्षा होगी आपकी। जिस किसी कंपटीशन एग्जाम का आप फॉर्म भरते हो, चाहे पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, लेब असिस्टेंट, LDC, UDC, जिस किसी का भी आप फॉर्म भरते हो, तो उसके जो मेन पेपर होगा उसके अंदर सेट के नंबर काउंट नहीं होंगे। सेट के नंबरों का इतना ही काम है कि आप उसके नंबरों के आधार पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब कितने नंबर वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कितने नंबर वाले नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर भी अपन आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट बिंदु अपना, मिनिमम मार्क नहीं रखे गए हैं। सेट के अंदर दोस्तों मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं इस नोटिफिकेशन के अनुसार। कहने का मतलब अगर आप 30% मार्क्स लाते हो तो भी ठीक है, 40% लाते हो तो भी ठीक है, 50% लाते हो तो भी ठीक है, और 90% लाते हो तो भी ठीक है। लेकिन कोशिश करना दोस्तों कि सेट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आओ। उसके क्या फायदे हैं वो अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपना बिंदु है, साल में एक बार अनिवार्य रूप से दोस्तों ये होगा आपका, एक साल में एक बार सेट का पेपर वो सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु अपना, 2 लेवल पर दोस्तों ये सेट का पेपर लिया जाएगा। 2 लेवल के ऊपर किस प्रकार से लिया जाएगा, एक तो दोस्तों जो कैंडिडेट 12th पास है तो 12th पास कैंडिडेट का सेट का पेपर अलग से लिया जाएगा, और दूसरा दोस्तों जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट
का ये सेट का पेपर अलग से लिया जाएगा, क्योंकि 2 लेवल पे दोस्तों इस प्रकार से लिया जाएगा, 2 लेवल पे ही दोस्तों वैकेंसियाँ निकलती हैं। जैसे कि कुछ वैकेंसियाँ दोस्तों 12th पास के आधार पे निकाली जाती हैं, कुछ वैकेंसियाँ वो ग्रेजुएशन लेवल के आधार पे निकाली जाती हैं। तो जो कैंडिडेट 12th पास वैकेंसी की तैयारी कर रही है वो 12th लेवल का सेट का एग्जाम दे, जो ग्रेजुएशन लेवल के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल वाले सेट का एग्जाम दे। और कोई कैंडिडेट अगर दोनों लेवल की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो वो दोनों सेट के पेपर भी दे सकता है। बात करते हैं दोस्तों वैधता। जो आपने सेट का जो एग्जाम दिया, इसमें मानो आपने 80% लाए या 70% लाए, इसकी वैलिडिटी कितने दिन रहेगी? कहने का मतलब सेट का पेपर पहले आप पास करोगे तो ही आप फॉर्म भर पाओगे। तो इसकी कितने दिनों की वैलिडिटी रहेगी? तो लगे तो हर साल का वैसे तो ये, लेकिन इसकी वैधता आपकी 3 साल की रहेगी। मान लो आपने 2022 में सेट का पेपर दिया, आपके आए 70% मार्क्स, 70% मार्क्स आप लेके आ गए, तो 2022 से 3 और जोड़ दो, 2025 तक आपके इस एग्जाम की वैलिडिटी मान्य होगी। 3 साल के अंदर जो भी सेट से संबंधित रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनका फॉर्म आप फिलअप कर पाओगे आसानी से। तो ये है दोस्तों इसकी वैलिडिटी का टाइम पीरियड, जिसको आप समझ सकते हो। कुछ एक बिंदु और है, इनको अपन समझते हैं। परीक्षा कितनी भी बार दे सकते हो, मतलब सेट का जो पेपर है दोस्तों ये आप कितनी भी बार दे सकते हो। इसके लिए कोई आयु सीमा या एज का क्राइटेरिया अभी तक नहीं रखा गया है। चाहे तो आप इसको हर साल दो, चाहे तो आप इसको 1 साल छोड़ के 1 साल दो। अगर साल में 2 बार भी अगर आपसे लिया जाता है तो साल में 2 बार भी आप इसका पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट बिंदु, अधिक अंक वाला पात्रता में पहले गिना जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, मानो दोस्तों एक कैंडिडेट पेपर देता है 2022 के अंदर, उसके सेट के अंदर मार्क्स आते हैं 60%, 2022 में उसके 60% मार्क्स आते हैं। और दोस्तों 2023 में वो फिर सेट का पेपर देता है, लेकिन किसी कारणवश उसने पढ़ाई नहीं की और उसके मार्क्स आ जाते हैं 55%। तो दोस्तों क्या होगा, अब उसके पास सेट की 2 डिप्लोमाज है, एक 60% का, एक 55% का। अब दोस्तों आने वाली वैकेंसी में मानो 2022 का ये 2023 का ये, तो 2023 या 2024 में जो भी वैकेंसियाँ निकलेगी तो इसमें ये कौन सा सेट लगाए, ये 60% वाला या 55% वाला? तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, जो अच्छे मार्क्स वाला सेट है आपका उसकी आप डिग्री डिप्लोमा दो उसको, कि ये इसके आधार पर आप फॉर्म फिलअप करो ताकि आपके पेपर देने की संभावना मैक्सिमम बन सके। जो कम मार्क्स वाला है उसको क्यों लगाते हो? तो सिंपल सी बात है, जो मैक्सिमम मार्क्स वाला है उसको आपको यूज करना है। चाहे तो आप हर साल दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मानो 2022 में आपके 60% आते हैं, 2023 में आपके यही 70% आ जाते हैं, तो उसके बाद आप 70% वाले को यूज करो, 60 वाले को क्यों यूज करते हो? सिंपल सी बात है, जिस सेट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं उसी को आधार मान के आप फॉर्म को फिलअप करोगे। तो ये पॉइंट दोस्तों ये है, इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अपना पॉइंट है आरक्षण का प्रावधान भी दोस्तों इसके अंदर शामिल किया गया है। जैसा कि आप लोग देखते हो कि SC ST को इसमें 4-5% का आरक्षण दिया जाएगा, OBC को भी 2-3% का आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि सभी वैकेंसियों में दिया जाता है उसी प्रकार से इसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बिंदु अपन देखते हैं, विज्ञप्ति निकल चुकी भर्तियों पर लागू नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी ये कहा गया सरकार ने एक विज्ञापन में कि सेट लागू होगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अगर किसी वैकेंसी की विज्ञप्ति निकल चुकी है, वैकेंसियां निकल चुकी हैं, वैकेंसियां जारी हो चुकी हैं, तो उसके ऊपर सरकार सेट लागू नहीं कर सकती, चाहे वो सेट की कैटेगरी में शामिल होने वाली वैकेंसी हो। तो जो विज्ञप्ति जिनकी निकल चुकी है उसके ऊपर सेट लागू नहीं किया जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों सेट से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, इनको आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हुए सब बातें आप लोग समझ में चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के कोई बात नहीं समझ में आई, किसी दोस्त के कोई बात नहीं समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट बात, जैसे कि अपन ने देखा दोस्तों, पेपर कौन लेगा? RSSM जो बोर्ड है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, ये इसका पेपर लेता है। कुछ एक दो वैकेंसी ऐसी हैं दोस्तों जिनके अंदर RPSC भी दोस्तों सेट का पेपर ले सकती है। 1-2 वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो RPSC है ये बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम होता है RPSC का, और जो भी छोटे जो भी एग्जाम है, 3rd ग्रेड से संबंधित जो भी एग्जाम है, इनको कंडक्ट कराता है ये अपना अधीनस्थ सेवा बोर्ड। तो मैक्सिमम एग्जाम के सेट का जो पेपर है ये अपना ये बोर्ड ही लेगा। कुछ एक दो एग्जाम है जिनका पेपर RPSC ले सकती है। अब
ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, प्रधानाध्यापक का पेपर है, राजस्थान पुलिस एसआई है, आरएएस है, ये सब दोस्तों बड़े एग्जाम है और इन सबको कंडक्ट करवाती है आरपीएससी। तो इन एग्जाम्स में ये सेट लागू नहीं होगा। जो भी बड़े लेवल के एग्जाम है उनमें ये सेट लागू नहीं होगा। सेट लागू है सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल्स के एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों, जो सेट का जो एग्जाम लिया जाएगा इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों अभी है हाल फिलहाल में सरकार ने इसका सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन जैसे हरियाणा में सेट लागू है और नेशनल लेवल पे अपन बात करें वहाँ पे सेट लागू हो चुका है, तो उसके सिलेबस को आधार मान के मैं ये सिलेबस बता रहा हूँ। तो सेट के अंदर क्या क्या सिलेबस शामिल होने वाला है, तो देखिए दोस्तों, मानो कि सेट के अंदर 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन में आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके जीएस से संबंधित होंगे। उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट उसमें शामिल होंगे, साथ में राजस्थान का करंट भी इसमें शामिल होगा। 20 से 25 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। और जो बच गए दोस्तों 75-80 क्वेश्चन आपके बच जाते हैं, उसमें दोस्तों आपका मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, दोनों लैंग्वेज आएंगी, हिंदी और इंग्लिश, साइंस भी उसमें शामिल होगा, कंप्यूटर भी उसमें शामिल होगा। कुल मिला के कह सकते हो आप कि सेट में सभी सब्जेक्ट शामिल होने वाले हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ेगी सरकार जिसको सेट में शामिल नहीं किया जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो कुछ एक स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ एक आर्ट्स से होते हैं, कुछ एक कॉमर्स से होते हैं, कुछ एक बायो से होते हैं। तो क्या होता है कि अगर सेट के अंदर साइंस नहीं डाला जाए तो साइंस वालों को नुकसान हो जाए, आर्ट्स नहीं डाला जाए तो आर्ट्स वालों को, कॉमर्स नहीं डाला जाए तो कॉमर्स वालों को नुकसान हो जाए। इसी कारण सेट के अंदर सभी सब्जेक्ट को डाला गया है, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट सेट के अंदर नहीं बचेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। इसमें 5-5, 10-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आ जाएंगे, इसके अंदर ग्रामर शामिल होगी, टेंस वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव, नरेशन, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। हिंदी के अंदर भी व्याकरण शामिल होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी है। साइंस के अंदर भी सभी, कुल मिला के कह सकते हो सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराए, सभी सब्जेक्ट शामिल है। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर इसके अंदर सेट के अंदर नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट 100 में से 90 ठीक कर पाएगा या 95 ठीक कर पाएगा, सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर मजबूत तैयारी उसकी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये है दोस्तों सेट का मोटा मोटा सिलेबस। अब दोस्तों अपन देखते हैं सेट के क्या है फ़ायदे और क्या है नुकसान। तो सेट के एक बार फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, बार बार फॉर्म फीस से बचाव हो जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपने मानो सेट दे दिया, जो 2022 में सेट का पेपर दे दिया, आपने सेट का पेपर दे दिया, आप लगभग 70% मार्क्स आप उसमें लेके आ चुके हो। अब दोस्तों जो भी फॉर्म निकलेंगे, पुलिस कांस्टेबल का निकले, पटवारी का निकले, ग्राम सेवक का निकले, यूडीसी एलडीसी का निकले, किसी भी विभाग का फॉर्म निकले, वनपाल का निकले, जो भी आपके फॉर्म निकलने वाले हैं दोस्तों, उन फॉर्म के अंदर एक बार तो आपका सेट का जैसे ही आपका फॉर्म भरोगे तो इसके अंदर तो आपकी फीस लगने ही वाली है। उसके बाद जो भी दूसरी वैकेंसीज के फॉर्म निकलेंगे, इनके अंदर सरकार की ये कोशिश रहेगी कि आपसे न के बराबर शुल्क लिया जाएगा। आपसे बार बार जो फीस ली जाती है 400-500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करवाया जाता है, वो पेमेंट आपसे बार बार नहीं करना होगा। एक बार आपने सेट का एग्जाम क्लियर कर दिया, इसकी आपने फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद आपसे न के बराबर फीस ली जाएगी। हो सकता है ना भी ली जाए, लेकिन ली भी जाएगी तो न के बराबर आपसे फीस ली जाएगी। तो नंबर 1 फायदा, कुल मिला के कह सकते हो कि धन की यहाँ पे बचत होने वाली है। सेकेंड फायदा क्या है, अनावश्यक भीड़ से जो कैंडिडेट है उनका बचाव हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाते ही हो, तो जो भी छोटे लेवल का एग्जाम होता है, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, तो इनमें दोस्तों भीड़ हो बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती है। पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट बहुत कम संख्या में होते हैं, मुश्किल से उनकी संख्या 15 से 20% होती है, और पेपर देने वाले अनावश्यक रूप से ही आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल झेलना पड़ता है। तो वो दोस्तों अब उनको कम झेलना पड़ेगा, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर भीड़ कम होगी, लिमिटेड कैंडिडेट्स ही बुलाएगी सरकार, तो उनका जो पेपर है वो हेडक्वार्टर पे ही लिया जाएगा। और हेडक्वार्टर पे ही लिया जाएगा इसका मतलब उनको दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई झुंझुनू का कैंडिडेट है उसका पेपर और उदयपुर या डूंगरपुर, झुंझुनू का कैंडिडेट है तो उसका पेपर जयपुर ले लिया जाएगा, सीकर ले लिया जाएगा। नज़दीकी सेंटर पे ही उसकी अरेंजमेंट की व्यवस्था हो जाएगी, इसीलिए उसको ज़्यादा
एग्जाम के टाइम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये फ़ायदा होने वाला है कैंडिडेट्स को। अब बात कर लेते हैं कुछ एक सरकार को भी कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं सेट लागू करने से। तो देखिएगा दोस्तों, सरकार को पेपर मैनेजमेंट की में सुविधा होगी। तो नंबर एक बात सब लोग जानते हो कि एक तो अपने को अगर 50-60 हज़ार 70 हज़ार या 1 लाख कैंडिडेट के लिए पेपर तैयार करना हो, उसको अपने को मैनेजमेंट करना हो, उसको बांटना हो तो थोड़ी आसानी होगी। एक अपने को 15 लाख 20 लाख कैंडिडेट के लिए पेपर तैयार करना हो, उसको मैनेजमेंट करना, उसको बांटना, फिर पेपर कहीं आउट नहीं हो जाए उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था करवाना और विभिन्न एजेंसियों से संपर्क बनाए रखना, उनको पेपर करवाने की जिम्मेदारी सौंपना। तो काफ़ी सारे काम हैं सरकार के यहाँ पे कम हो जाएंगे, काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिससे सरकार है वो एक सही दिशा में और एक अच्छे तरीके से पेपर करवा पाएगी और पेपर आउट होने की संभावना भी यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार को एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करने में भी सुविधा होगी, क्योंकि कम कैंडिडेट होंगे तो वो आसानी से जिला हेडक्वार्टर पे या जयपुर जैसे मुख्यालय पे ही एग्ज़ाम सेंटर बना दिए जाएंगे और वहाँ पे ही आसानी से 1.5 लाख कैंडिडेट की आसानी से एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। नेक्स्ट अपना बिंदु मैंने बताई दिया, पेपर आउट होने की संभावना कम हो जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि अगर पेपर तहसील स्तर पे जहाँ पे चला जाता है, गाँव के स्कूलों में जहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे पेपर आउट होने की संभावना मैक्सिमम बन जाती है। जबकि अगर पेपर जिला हेडक्वार्टर तक ही सीमित होता है तो वहाँ पे पेपर आउट होने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कैंडिडेट पढ़ लिख के मेहनत करके जाता है, पूरी मेहनत करके कोई कैंडिडेट जाता है पेपर देने के लिए कि अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर वो पेपर हो जाता है आउट। तो उसकी जो भी उसने आशाएं देखी है, सपने देखे, उनके ऊपर एक तरह से पानी फिर जाता है और फिर से वो पेपर देने जाता है, फिर से पता नहीं उसका पेपर अच्छा होता है या नहीं, ये वो ही जाने। इसलिए काफ़ी हद तक पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो हालांकि कोई भी चैनल हो या फिर कोई भी इंसान हो, आपको इसके नुकसान नहीं बताएगा। हालांकि ये नुकसान है मेरे हिसाब से। अगर आपको सही लगता है कि मैंने ये सही बताया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ये मेरी अपनी राय है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या है इसका नुकसान। किसी स्टूडेंट का सेट अच्छा नहीं गया तो मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। इस चीज़ को आप समझिएगा। मानो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं अपने को ही लेके चल रहा हूँ, अभी मानो सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मानो अगले नेक्स्ट मंथ में ही सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। मानो ये जनवरी माह ही चल रहा है, साल का जनवरी माह ही चल रहा है और अभी 15-20 दिन में सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि मेरी तैयारी इतनी अच्छी है नहीं, तो अच्छी तैयारी नहीं होने से सेट के पेपर के अंदर मैं मुश्किल से 40-50% मार्क्स ही लेके आ पाता हूँ दोस्तों। अब क्या होता है, मार्च या अप्रैल माह के अंदर निकल जाती हैं वैकेंसियाँ, पुलिस की मान लो, ग्राम सेवक की, पटवारी की या यूडीसी की, एलडीसी की। अब उनके अंदर क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि 60% से नीचे वाले जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं तो उस वैकेंसी से दूर हो गया, क्योंकि मेरे तो 50% ही मार्क्स है सेट के अंदर, तो मैं तो उस वैकेंसी में फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाऊंगा। तो ये दोस्तों एक नुकसान है कैंडिडेट के लिए कि जिन कैंडिडेट ने अभी तैयारी शुरू ही की है और तुरंत बाद ही अगर सेट का पेपर देना पड़े उन्हें, तो सिंपल सी बात है उनका जो सेट के अंदर जो स्कोर है वो कम रहने वाला है। और कम रहने के बाद क्या होता है कि उस साल के अंदर जो भी आने वाली वैकेंसियाँ हैं तो उनके अंदर वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा। अगर सेट के अंदर अगर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है तो उनके अंदर वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। फॉर्म ही नहीं भर पाएगा तो पेपर देना और सिलेक्शन होना तो दूर की बात है। तो ये दोस्तों एक बड़ा नुकसान है, इसको आप लोग समझ सकते हो। एक और बिंदु के ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि जो सेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, सेट के एग्ज़ाम के अंदर कितने % अगर आपके हों तो आप मान सकते हो कि आपको जो भी आप जिस भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसका एकदम सटीक अनुमान तो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो संस्था है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वही बता सकती है। लेकिन मैं आपको एक सटीक अनुमान बता रहा हूँ, सटीक अंदाज़ा बता रहा हूँ। वो क्या है दोस्तों, मानो कि दोस्तों आने वाले समय में कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेके चलते हैं तो 5000 मानो इसकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। तो दोस्तों यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि वैकेंसी का लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स, वैकेंसी का लगभग 15 गुना मतलब लगभग 75,000 कैंडिडेट्स, 75,000 कैंडिडेट्स को दोस्तों
सेट के फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। 75 के 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, हो सकता है 70 भी हो सकते हैं। तो लगभग बताया है कि 15 गुना कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने की यहाँ पे परमिशन दी जाएगी। अब ये परमिशन किस हिसाब से देंगे, क्योंकि दोस्तों सेट आप सब लोग दे चुके होंगे, उनके पास पूरा डाटा है कि 60% से ऊपर वाले कितने हैं, 70% से ऊपर वाले कितने हैं, 80% से ऊपर वाले कितने हैं। अब मानो ये 75,000 कैंडिडेट हैं, ये 70% से ऊपर वाले ही उनको मिल जाते हैं, तो सिंपल सी बात है वो 70% से ऊपर वालों को ही बुलाएंगे। अगर ये 75,000 दोस्तों इनको 60% तक मिलते हैं तो 60% वालों को बुला लेंगे, अगर ये 50% तक मिलते हैं तो 50% वालों को बुला लेंगे। तो कहने का सीधा सा सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आप सेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो निश्चित रूप से जो भी उससे रिलेटेड वैकेंसी है सभी में आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे और मुख्य परीक्षा दे पाओगे, और मुख्य परीक्षा देके अगर वहाँ पे अच्छा स्कोर करते हो तो फाइनल आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो कुल मिला के सेट के ऊपर दोस्तों आपको तैयारी करनी है, सेट को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब बात करते हैं इसको तैयार करने का सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैंने बता दिए हैं। तो सेट का दोस्तों कोई अलग से सिलेबस नहीं है। जैसे कि मानो आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, राजस्थान जी की आप पढ़ी रहे हो, रीजनिंग आप पढ़ी रहे हो दोस्तों, और साइंस आप पढ़ी रहे हो, कंप्यूटर आप पढ़ी रहे हो, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो। तो जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो उससे ज़्यादा टफ पेपर सेट का नहीं आएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। नंबर एक बात, उससे कहीं ना कहीं इसका पेपर इजी आने वाला है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट की तो आपकी ऑलरेडी तैयारी है ही। अब आपको थोड़ा सा इंग्लिश देखना है, हिंदी देखना है और मैथ्स को थोड़ा देखना है, तो 3 सब्जेक्ट आप थोड़ी सी और देख लीजिए और एक बार आप अच्छे से सेट का पेपर दीजिए। अगर एक बार सेट में आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे तो निश्चित रूप से आगामी 3 साल तक आपको पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 साल में जो भी वैकेंसी है आप इसी जो आपको डिप्लोमा मिलेगा सेट का, इसी के आधार पे आप सभी वैकेंसियों के अंदर फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है, जिस किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों उससे संबंधित मटेरियल तो आप पढ़ ही रहे हो। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, अगर ये आपके रूटीन के सब्जेक्ट में शामिल नहीं है तो थोड़ा सा इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैथ आपसे बहुत हाई लेवल का पूछ लिया जाएगा या फिर इंग्लिश के अंदर आपको इन्फिनिटी जैसे टर्म पूछ लिए जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको इजी जो ग्रामर है, इजी हिंदी की ग्रामर है और इजी जो मैथ्स के क्वेश्चन है, एवरेज है, साधारणवाद, चक्रवर्ती ब्याज है, जो भी इजी फॉर्मेट के क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों सेट का एग्जाम बहुत जल्द लागू होने वाला है और अभी इसके अंदर कुछ एक लिमिटेड जो वैकेंसी है उसको शामिल किया गया। धीरे धीरे दोस्तों इसके अंदर सभी प्रकार की वैकेंसियों को शामिल कर दिया जाएगा। तो अभी से दोस्तों जो सेट का एग्जाम है उसको एक अच्छा स्कोर करने का जो आंकड़ा है उसको आप तैयार कीजिएगा, ताकि जब भी सेट का एग्जाम आपसे लिया जाए आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ और जो भी वैकेंसी है उन सभी में आप फॉर्म फिलअप कर पाओ और सभी का आप पेपर दे पाओ। अगर आप सेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप है वो मुख्य परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो पाओगे, और मुख्य परीक्षा में नहीं बैठने लायक हो पाओगे तो सिलेक्शन तो दोस्तों सिलेक्शन के बारे में सोचना तो एक बहुत दूर की बात है। तो उम्मीद करता हूँ सेट के बारे में ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आई होगी, और वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, सेट के बारे में मोटी मोटी कौन कौन सी वैकेंसियों को इनमें रखा गया है तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को रखा गया है, पटवारी को, ग्राम सेवक को, यूडीसी, एलडीसी जो 2nd ग्रेड के हैं उनको शामिल किया गया है, और दोस्तों जो असिस्टेंट लेवल की जो भर्तियां हैं तो उनको भी इसमें अंदर शामिल किया गया है। कुल मिला के इसके अंदर 7-8 कैटेगरी की 12th लेवल की वैकेंसीज हैं और 7-8 ही लेवल की इसमें ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसियां हैं। तो वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो अगर उन किसी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से सेट के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेट के ऊपर एक बार आप मेहनत कर लेते हो तो सेट के ऊपर मेहनत करने का यही मतलब है दोस्तों, सेट के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो इसका मतलब आप अपने मेंस जो भी आपका मेन एग्जाम हो उसकी भी आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये आप मत भूलिएगा कि ये मेहनत आपकी खराब जाएगी। यहाँ आप मेहनत करते हो इसका मतलब आप अपने मेन एग्जाम की तैयारी भी पूरे सही तरीके से कर रहे हो, इसलिए सेट को आपको तैयार करना है। काफ़ी टफ इसका पेपर नहीं आएगा, मैं वापस बता रहा हूँ।
बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा, और नॉर्मल पेपर आएगा उसी के आधार पे आपका जो एक अच्छा स्कोर है वो बना के आना है। सेट एक प्रकार से आप मान सकते हो जिस प्रकार से 3rd ग्रेड टीचर को रीट का एग्जाम देना अनिवार्य है, रीट के अंदर रखा गया है कि 60% होने अनिवार्य है, इसी प्रकार से सेट का एग्जाम है। सेट का एग्जाम का मतलब है कि ये एक प्री टेस्ट है, कोई भी टेस्ट देने से पहले प्री टेस्ट है। जिस प्रकार से यूपीएससी में दोस्तों प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, प्रीलिम्स अगर पास नहीं होता तो मेंस का एग्जाम ही नहीं दे पाता है कैंडिडेट। उसी प्रकार से अगर आप सेट का पेपर में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हो, आप 30% 40% ही आप कर पाते हो, तो आप किसी भी फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे। तो यही है दोस्तों सेट। तो सेट को आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आता है। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।